हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लिखराज सर। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स से है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए अब हम हमारा जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की अगर हम स्टडी करते हैं देन उससे जुड़ी हमारे पास में जो फिजिक्स है वो हम कहलाती है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों, आज हम हमारे पास में जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे पास में एक मोटिव चार्ज की, यानी कि अगर हमारे पास में वही स्टैटिक चार्ज अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है, देन हम जानते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। देन अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक स्टडी अगर मोशन करता है देन जो करंट फ्लो होगा वो भी स्टडी करंट होगा और उससे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होगा। देन हमारे पास में स्टडी करंट की वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो हम स्टडी कर रहे हैं इसी को यहाँ पर मैग्नेटोस्टेट के नाम से जाना जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल लॉ है वो हमारे पास में है एम्पियर का लॉ। इसे हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों और आपको डिटेल में बताएंगे कि एम्पियर का लॉ क्या होता है। और ये जो एम्पियर का लॉ होता है ये हमारे पास में कूलॉम के फोर्स की जो है इक्विवेलेंट होता है, जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। उसी तरीके से हमारे पास में मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर का लॉ होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास में कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मोशन करता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में होती है क्यू ई। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास में अगर कोई क्यू चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है देन उस पर लगने वाला फोर्स हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और उसकी वैल्यू होती है क्यू ई। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास में कोई चार्ज क्यू अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी जिसको हम बी से शो कर रहे हैं, उसके अंदर अगर वी वेलोसिटी से अगर मूव करता है और इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल है दोस्तों, देन जो हमारे पास में फोर्स का जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगी कि क्यू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास में जो है उस चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं लोरेंज फोर्स की। देन दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सामने एक पॉजिटिव चार्ज है। डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। ये हमारे पास में डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये हमारे पास में डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये हमारे पास में डायरेक्शन है वेलोसिटी की। यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाते हुए मोशन कर रहा है। देन यहाँ पर हमारे पास में जो फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में ये जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है लग रहा है, इसको हमने डिनोट किया है क्यू एंड वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। और चार्ज पार्टिकल क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारे पास में लगेगा, जिसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर क्यू ई। तो ये हमारे पास में ये रहा, देखिए मैग्नेटिक फोर्स, और ये रहा हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स। देन इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी कि ये वाले जो आपके पास में वेक्टर है ये हमारे पास में नेट फोर्स जो है उन चार्ज पार्टिकल को शो कर रहा है। देन देखिए दोस्तों, इसी फोर्स को यहाँ पर लोरेंज फोर्स का नाम दिया गया है, और आप देख पा रहे हैं हमने इन दोनों ही जो है इक्वेशन को ऐड कर दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास में लोरेंज फोर्स इक्वेशन कहलाती है, और ये जो नेट फोर्स है इसको हम जो है लोरेंज फोर्स के नाम से। तो दोस्तों अब हम जो है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि किसी वायर के अंदर और किसी सर्कुलर लूप के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक वायर है, यह आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में एक वायर है, और इस वायर के अंदर करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ करंट जो है फ्लो हो रहा है।
अब हमें इस वायर में स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट जो है करंट फ्लो हो रहा है। देन इसकी वजह से इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, उस वायर को अपने हाथ से इस प्रकार पकड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक आपको जो है एक हैंड दिखाया गया आपको। देन देखिए दोस्तों इसमें जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपका जो है आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में दोस्तों, यानी ऊपर की तरफ है। देन इस कंडीशन में जो अंगुलियां हैं, ठीक है दोस्तों, इस वायर के चारों तरफ जो है अंगुलियां आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। देन ये जो अंगुलियां हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हमारे वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ होता, यानी कि अगर हमारा वायर जो है उस पर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा होता, देन अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो अंगूठा है हाथ का उसे हम जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि हम इसे नीचे की तरफ रखेंगे। देन हमारी जो हाथ की अंगुलियां हैं उसकी हमारे पास में डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी, पहले वाली कंडीशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस स्थिति में हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले के केस के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास में एक लूप है, इसके अंदर हमारे पास में रेड एरो से हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट को शो किया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से। देन इस लूप के अंदर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखिए दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि इससे नीचे की साइड से जो ऊपर की तरफ जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन इस वाली कंडीशन के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि अगर हमारे पास में लूप के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कुछ इस तरह से होता है। देन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास में अपवर्ड से डाउनवर्ड होती है, इस तरीके से दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर हमने देखा कि फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि क्या वह मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन भी वहाँ पर कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों आइए हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। तो हम सिंपल जानते हैं कि हमारे पास में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास में क्यू, चार्ज की वैल्यू और वेलोसिटी और हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू थी दोस्तों। इसे हमने जो है यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में जो डी आर टर्म है, ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वाली जो टर्म है, इसमें हमने इसके मल्टीप्लाई में और इसके डिवाइड में दोनों में हमने डी टी जो है रख दिया दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जो डी आर बाई डी टी जो वैल्यू है ये हमारे पास में वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है पुट कर दी, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर दो वेक्टर का अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देन उनसे बनने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा, लेट्स सपोज सी वेक्टर, देन उस तीसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये जो तीसरा वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन ना तो ए की डायरेक्शन में होगी ना बी की डायरेक्शन में होगी, इन दोनों के ही जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो सी वेक्टर की होगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए दोस्तों देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में वी और जो है बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि इनसे बनने वाला जो तीसरा हमारे पास में वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बी और वी दोनों की ही परपेंडिकुलर होगी। यानी कि जो नया वेक्टर बनेगा उसका देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नया वेक्टर जो बनेगा उसका वेलोसिटी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट होना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो टर्म आएगी वो आएगी कॉस थीटा की। और हम जानते हैं कि जब दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर बनेगा देन उसका जो हमारे पास में एंगल होगा वो वेलोसिटी वाले वेक्टर के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हमारे पास में अगला जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी वेलोसिटी के साथ ही है, यानी कि वहाँ पर हमारे पास में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है cos 90 की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 90 मिलने वाली है हमें, cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क डन 0। यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क डन नहीं करता है, वह केवल उस पर फोर्स अप्लाई करता है, बट वहाँ पर वर्क डन 0 होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई वर्क डन नहीं करता, ये केवल चार्ज पार्टिकल की जो है डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकता है। आइए दोस्तों अब हम जो है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों हमने पहला केस लिया है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास में अगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो, यानी कि ये देखिए ये हमारे पास में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास में जो है यहाँ पर ज़ीरो है। यानी कि हम जानते हैं सिंपल सा कि अगर हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है, देन साइन ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास में ज़ीरो होगी, और हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स जो था उसकी जो वैल्यू थी क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे देन हमें फोर्स जो है उसकी वैल्यू जीरो मिलने वाली है। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर मोशन कर रहा है देन उस पर लगने वाला या अप्लाई होने वाला मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा। दोस्तों अब हम अगला केस लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस केस में हमारे पास में चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है, यानी कि ये जो वी हमारे पास में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पाई है दोस्तों, यानी कि साइन पाई की वैल्यू जो यहाँ पर जीरो होगी, और फिर से हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में ज़ीरो आएगी। दोस्तों यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि अगर चाहे चार्ज पार्टिकल हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो या वह उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, दोनों ही केस में हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले केस पे। देखिए दोस्तों, साइक्लोट्रॉनिक मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है देन हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होने के साथ साथ जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा दोस्तों। यानी इसी सर्कुलर पाथ को यहाँ पर साइक्लोट्रॉनिक मोशन के नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। लेट सपोज हमारे पास में चार्ज पार्टिकल जो उसकी वेलोसिटी जो है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं देन हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्तों ये हमने ले ली। देन जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी वो हमारे पास में सर्कुलर होगी यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्म में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है देन हमारे पास में वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर उसका जो फोर्स है वो हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो है बैलेंस किया जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू को हमने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स से जो है बैलेंस किया है, और हम जानते हैं इन दोनों से हम यहाँ पर देखो निकाल पा रहे हैं सिंपली कि देखिए एक वेलोसिटी से हमारे पास में एक दूसरी वेलोसिटी की टर्म जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। देन सिंपली हमारे पास में क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर हमें टर्म मिलती है। यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों मोमेंटम जो होता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। देन हमने इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और हमारे पास में क्यू बी आर ये हमारे पास में जो है हमने मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यानी कि हम उसके लिए एक टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल को एक पूरा सर्कुलर पाथ को जो है कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है उस टाइम को हम जो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो टाइम पीरियड का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी v। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारी ये इक्वेशन देखिए आप, क्यू पी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। इस वाली इक्वेशन में यदि हम एम वी की जगह यहाँ पर जो वी टर्म है, यानी कि एम तो हमने एच डी लिखा, और अगर हम वी की जगह वैल्यू पुट करते हैं आर ओमेगा, देन हमारे पास में जो नई टर्म बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि एम आर ओमेगा अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। देन देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आर से अगर आर कैंसिल आउट हो जाता है देन हमारे पास में यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू में मिलेगा क्यू बी अपॉन एम। ये हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी हमने जो है चार्ज पार्टिकल की कैलकुलेट कर ली। अब हम जानते हैं टी यानी टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास में होता है 2πr अपॉन वी, ये भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली कि v अपॉन आर जो यहाँ पर ओमेगा के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर जो है t इज इक्वल टू टाइम पीरियड को हम निकाल सकते हैं 2π अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में देन टाइम पीरियड भी इस साइक्लोट्रॉनिक मोशन के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास में साइक्लोट्रॉनिक मोशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास में हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π अपॉन ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी क्यू बी अपॉन एम, यानी कि ऊपर की तरफ 2π m अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास में जो है साइक्लोट्रॉनिक मोशन के लिए चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे चौथे केस की। वो है हमारे पास में हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए दोस्तों, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना तो एंगल बनाएगा ज़ीरो, ना एंगल बनाएगा कोई पाई, ना एंगल बनाएगा पाई/2 की टर्म में, यानी कि ज़ीरो, पाई और पाई/2 इन तीनों के अलावा अगर कोई एंगल अगर हमारे पास में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है तो उसकी जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हेलिकल मोशन क्या होती है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में चार्ज पार्टिकल जो है इसके ओरिजिन पर रखा हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर कोई एंगल जो है थीटा यहाँ पर है, उसकी वैल्यू ना तो जीरो है, ना पाई है, ना पाई/2 की फॉर्म है। तो उसकी जो मोशन है वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल हो गई है, एक स्प्रिंग नुमा हो गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक स्प्रिंग जिस तरीके से जो है गोल गोल घूमती है और आगे की तरफ बढ़ती है, उसी तरीके जो यहाँ पर हमारे पास में चार्ज पार्टिकल की मोशन हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो उसकी हमारे पास से वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है दोस्तों, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है इस डायरेक्शन में है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है जिसकी वैल्यू ना तो ज़ीरो है, ना पाई/2 है, ना हमारे पास में पाई है, देन इसके यहाँ पर वेलोसिटी के हमारे पास में दो कंपोनेंट बनेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास में जो कंपोनेंट बनेगा उसे हम सिंपली लिख देंगे v साइन थीटा, और जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे v कॉस थीटा। दोस्तों, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन कर रहा है, यानी उसकी मोशन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है। जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो हमारे पास में कंपोनेंट है वो इसे सर्कुलर मोशन करवा रहा है दोस्तों, यानी कि इसे सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए जो है फोर्स कर रहा है। लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इसे आगे की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास में नेट जो मोशन हो जाती है वो कुछ हेलिकल हो जाती है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसे जो है जो यहाँ पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है उसे हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करते हैं, क्योंकि हमारे पास में मोशन जो है यहाँ पर सर्कुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर अगेन इसे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस किया है, यानी कि हमने लिखा इसे QVB, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स है, mv²/r ये हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि जो सर्कुलर मोशन है वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना रहा है वेलोसिटी का उसकी वजह से है, इसलिए हमने जो v की वैल्यू है वो हमने सिंपल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमने लिखी है v साइन थीटा। ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमने पुट कर दी है। देन इसे सॉल्व करने पर हम सिंपल पाते हैं कि जो हमारे पास मोमेंटम उसकी वैल्यू जाएगी QBr/sin थीटा। दोस्तों, हम जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास में उसका फॉर्मूला होता है 2πr/v, और वेलोसिटी जो है हमारे पास में यहाँ पर v sin थीटा हम लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वही यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और पिच, देखिए दोस्तों, पिच के बारे में हम जानते हैं कि पिच क्या होता है। जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी हेलिकल मोशन में जैसे मोशन करता है, देन वो आगे की तरफ जो है मूव कर रहा है, देन यहाँ पर दो सर्कुलर जो है आपके पाथ है। देखिए दोस्तों, एक पाथ ये रहा और दूसरा पाथ ये रहा, इन दोनों पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम दोस्तों पिच के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो पिच या ये डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, सिंपल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की जो अलोंग हमारे पास में वेलोसिटी का कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में v cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी, और टाइम में हमारे पास में जाएगा टाइम पीरियड। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है हमारे पास में पिच के इक्वल होगा दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना तो ज़ीरो एंगल बना रहा है, ना पाई एंगल बना रहा है, ना पाई/2 एंगल बना रहा है, देन उसकी मोशन हेलिकल होती है और वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो हमारे पास में वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसे हम v sin थीटा से लिखते हैं दोस्तों, और अलोंग जो कंपोनेंट है उसे हम v cos थीटा से लिखते हैं। जो हमारे पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि v sin थीटा, ये इसकी सर्कुलर मोशन के लिए जो है कंट्रीब्यूशन करता है, और जो अलोंग जो हमारे पास में कंपोनेंट है वो इसकी ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो है कंट्रीब्यूशन करता है।